एक बार फिर आप सभी का शशि दुबे क्लासेज में स्वागत है। आज फिर हम लोग एक बार मैथमेटिकल साइंस के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम लोग इससे पहले मेथड टेक्निक्स वगैरह के बारे में बातें कर रहे थे। आज हम मैथमेटिक्स टीचर के क्वालिटीज एंड क्वालिफ़िकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। मैथमेटिक्स टीचर का क्या क्वालिटीज होना चाहिए और क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स टीचर, अब तो टीचर का कैटेगरी भी बटा हुआ है। आप 1 to 5 प्राइमरी में जा रहे हैं, अपर प्राइमरी में जा रहे हैं, आप सेकेंडरी में जा रहे हैं, हायर सेकेंडरी में जा रहे हैं, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा जो क्वालिफ़िकेशंस भी होंगे, क्वालिटीज भी होंगे, वो डिफरेंसेस होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि आप किस लेवल के टीचर बन रहे हैं। आपके पास क्वालिटीज है, कहने का मतलब कि आपको, अगर कि आप ग्रेजुएट हैं तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज होगा, आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप होगी कि आप उससे नीचे के बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। और क्वालिफ़िकेशन का मतलब कि जो भी क्वालिफ़िकेशन है, योग्यता आपका, आप किस लेवल के टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आपके अंदर क्वालिफ़िकेशंस हैं। जैसे आप अगर कि 1 to 5, 6 to 8 पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट प्लस बीएड की आवश्यकता पड़ती है। हाई स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ भी सामान्य योग्यता है। और अगर कि पीजीटी में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा पीजी प्लस बीएड की आवश्यकता पड़ती है। आगे आप यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह में जा रहे हैं तो पीएचडी नेट वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वालिटीज एंड क्वालिफ़िकेशन एक मैथमेटिकल टीचर का कैसा होना चाहिए। तो ये सब बातें क्वालिटीज एंड क्वालिफ़िकेशंस में आती हैं। और आपके अंदर मैथ्स, देखिए, और सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप रिवीजन नहीं भी करेंगे तो थोड़ा बहुत काम हो जाता है, लेकिन टीचर के तौर पे आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको रिवीजन खुद करना पड़ेगा, बच्चों को भी बताना पड़ेगा, तब जाके आपका रेगुलर कंटिन्यूटी रिवीजन का बना रहेगा, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब क्वालिटीज एंड क्वालिफ़िकेशन जब हमारे पास रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ होता है। यहाँ पे व्यावसायिक वृद्धि से आप समझिएगा, आपके अंदर जैसा क्वालिटी है, आपके अंदर जैसा क्वालिफ़िकेशन है। अब एक क्वालिटीज का जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल हम समझेंगे। क्वालिटीज, अगर कि एक टीचर मैथ्स का टीचर है, वो प्राइवेट ट्यूशन दे रहा है, उसका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा जो भी होगा। एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसका प्रोफेशनल ग्रोथ, या कोई अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, तो अलग अलग तीनों का अलग अलग ग्रोथ होता है। जैसे आपके अंदर क्वालिटीज होगा। अब जैसे हम लोग मार्केट में किसी भी तरह का परचेज करते हैं तो थोड़ा ब्रांडेड चीज़ अगर कि लेते हैं तो उसका रेट भी अधिक लगता है, और अनब्रांडेड में थोड़ा सा कम रेट में भी काम चल जाता है। तो उसी तरह से आप अगर कि अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, अच्छे टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो आज के समय में उनका चूँकि प्रोफेशनल ग्रोथ, आज टीचर को प्रोफेशनल ग्रोथ से भी जोड़ दिया गया है। पहले प्रोफेशनल ग्रोथ टीचर का मायने नहीं रखता था, लेकिन अभी के समय में प्रोफेशनल ग्रोथ टीचर के लिए काफ़ी अहम हो गया है कि आप कैसा पढ़ाते हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छा। जैसे अब एक क्लास आप किसी टीचर से पढ़ते हैं, किसी टीचर का एक क्लास का 300 भी हो सकता है, किसी का 500 भी हो सकता है, किसी का 2000 भी हो सकता है, किसी का 5000 भी हो जाता है। तो उनके क्वालिटीज पे डिपेंड करता है कि आपका क्वालिटीज कैसा है। क्वालिफ़िकेशन सब में रहता है। अब जैसे एक समानता अगर कि आप टीचर का बात करेंगे तो सिंपल ग्रेजुएट जो है और आपका जो बीएड किया हुआ है वो 10th तक टीचर बन सकता है, लेकिन उसके क्वालिटीज में डिफरेंसेज होंगे। अब उसका सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है, सब्जेक्ट नॉलेज को कैसे एक्सप्लेन करता है,
बच्चे कितना समझते हैं, और आपको फेमस करने के लिए, टीचर को फेमस करने के लिए उसमें स्टूडेंट का अहम रोल होता है। आपके क्वालिटीज को स्टूडेंट फेमस करेंगे, आप अपने आप फेमस नहीं हो सकते हैं। जब आपको फेमस होना है, उसके लिए आपके अंदर क्वालिटीज होना चाहिए, और वहाँ पे आपके अंदर क्वालिफ़िकेशन तो होगा ही, और जैसे जैसे आपके पास क्वालिफ़िकेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगा, व्यवसायिक अभिवृद्धि भी उतना ही तेज़ी से होगा। तो ये तो क्वालिफ़िकेशन, अभी तो नई शिक्षा नीति चूँकि आ गई है, तो उसमें तो फॉर्मेट पहले 10+2+3 का फॉर्मेट चलता था, लेकिन अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है। 5-3 उसके बाद 4-3 शायद कंसेप्ट है। तो जो नई शिक्षा नीति आई है, तो उसमें टीचर को तो और उनके क्वालिटीज़ को और बढ़ाने की बात कही गई है। तो कहने का मतलब कि हम जितना अपना क्वालिटीज़ हमारे अंदर, सब्जेक्ट नॉलेज, और सबसे बड़ा बात टीचर के रूप में, एक टीचर के रूप में सबसे बड़ा बात आपका सब्जेक्ट नॉलेज मैटर करता है, कि आप किसी भी सब्जेक्ट को कितने अच्छे ढंग से आप करा सकते हैं। आपके अंदर जितना सब्जेक्ट नॉलेज होगा, साइकोलॉजी चाहे वो तो सब चीज़ ठीक है, बिहेवियरल ठीक है, लेकिन आपके अंदर जितना सब्जेक्ट नॉलेज होगा, आप स्टूडेंट को उतना अच्छे से और बता सकते हैं, और उतनी अच्छे मेथड का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कुछ हमारे सामने डिफ़िकल्टी भी आती है। कभी कभी हम ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, कभी कभी ट्रिगो पढ़ाते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस टीचर से नहीं बनता है, टीचर भी उसको ले लेते हैं कि नहीं, हमसे क्यों नहीं बन रहा है। तो वो सब चीज़ जब हम अपने आप को फेस करते हैं, तो एक टीचर के रूप में ऐसा नहीं कि हम अड़ियल स्वभाव के हो जाएं कि नहीं, हमसे नहीं बन रहा है तो हम क्यों नहीं बन रहा है। हमको वहाँ पे ये करना चाहिए कि हमको उसको थोड़ा सा देखना चाहिए, उसके बाद फिर या तो अगले दिन ही बताना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, मैथमेटिकल पेपर में आप कभी अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हमसे ये बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। तो हम कभी कभी ऐसा सजेस्ट करते हैं कि जो भी हमको डिफ़िकल्टी जाता है, जो कठिनाई हमको आता है मैथ्स पढ़ाने, और जैसे मैथ्स पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम आता है। सबसे पहला, बच्चे का कंसेप्ट टीचर के रूप में क्या दिक्कत होता है, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, बच्चा पिछले क्लास में अच्छे ढंग से नहीं किया है, जो चीज़ उसको पिछले क्लास में जानना चाहिए वो आज इस क्लास में आके सीख रहा है। तो वहाँ पे टीचर को थोड़ा सा, उनका क्वालिटीज़ भी है, लेकिन वो अपने आप को बच्चे से इम्प्रूव नहीं करा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो भी हम डिफ़िकल्टी जा रहा है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट से ही सिर्फ डिफ़िकल्टी है, कभी कभी टीचर से भी डिफ़िकल्टी जाती है। जैसे आप रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप सिलेबस को ठीक ढंग से नहीं हैंडल कर रहे हैं, आप क्लास जाने से पहले उसका प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्लास में जाएंगे तो हो सकता है कि उस सब्जेक्ट को आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा पाएँ। तो उसके लिए हम करते हैं, जैसे हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, टॉपिक जो भी है उसको रिवीजन करते हैं, फिर अगले दिन क्लास में जाके वो चीज़ हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज़ करते हैं कि ये तो टीचर की तरफ से, आप अगर कि ऐसा सोचेंगे कि मैथ्स चलो ना हम 2 महीना पहले पढ़े हैं, आज बच्चों को पढ़ा देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, या कन्फ्यूजन क्रिएट आप कर लेंगे। तो टीचर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों की तरफ से आते हैं। जैसे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बच्चे पिछले क्लास में जो जानना चाहिए वो अगले क्लास में इस क्लास में नहीं जान पा रहा है। अब आप पीछे के कंसेप्ट को बताने में आगे का कंसेप्ट बच्चा नहीं पकड़ पाएगा। और मैथमेटिक्स पेपर में जब तक से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको दिक्कत हो सकता है। तो वहाँ पे उस तरह से बात हम करते हैं कि आने वाले सब्जेक्ट को, जैसे जो भी पेपर है, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर कराया जाए, और जो डिफ़िकल्टी, बच्चे होमवर्क ज़रूर करें। आप अगर कि बच्चे को होमवर्क देंगे, उनको जितना हो सके रिवीजन कराएंगे। अभी तो जैसे आप देखिएगा CBSE स्कूलों में, या फिर और ICSE जो बच्चे हैं, या जो अपने जैक बोर्ड के स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, उनमें एक कंसेप्ट डेवलप क्या हो गया है कि बच्चे को आंसर बता दीजिए, उसके बाद कंसेप्ट
आप या ट्रिक उनको मत बताइए। आंसर मिल गया, उनका मैथ्स सॉल्व हो गया, लेकिन आप ये मान के चलिए कि मैथ्स कभी भी आंसर से नहीं चलता है। आपका प्रोसेस पूरा रॉन्ग है, आप जो सॉल्यूशन किए हैं वो पूरा रॉन्ग है और आपका आंसर सही है, आपको नंबर काट दिया जाएगा, नंबर आपको मिलेगा नहीं। आपका प्रोसेस सही है, आंसर रॉन्ग है, फिर भी आपको नंबर स्टेप वाइज मार्किंग में दे दिया जाता है। तो हम वहाँ पे ये करते हैं कि जो भी डिफ़िकल्टीज आती है, बच्चों को हम होमवर्क देते हैं, बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं और उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हम कुछ भी उनको, तो कहने का मतलब कि हमारे पास ये डिफ़िकल्टी स्टूडेंट के तरफ से भी आती है और उसको हमको सोल्व करना, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा उसको सोल्व करना और अपने क्वालिटीज़ को और क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये मैथमेटिक्स टीचर का आपका क्वालिटीज़ एंड क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तब जाके उनका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। अब जैसे प्रोफेशनल ग्रोथ में कोई टीचर 100 रुपया में भी पढ़ा रहा है, कोई टीचर 500 में भी पढ़ाता है और कोई उसी का और ज़्यादा चार्ज लेता है। तो जैसे आपके अंदर क्वालिटीज़ रहेगा, जैसे आपके अंदर क्वालिफ़िकेशंस होंगे, उस तरह से आपका डेवलपमेंट होगा। तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स टीचर का क्वालिटीज एंड क्वालिफ़िकेशन। इसी तरह से फिजिकल साइंस का भी क्वालिटीज एंड क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल ग्रोथ है। अदर सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका, उन टीचर का क्या क्वालिटीज होगा, क्या क्वालिफ़िकेशन होगा, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो गया मैथमेटिक्स टीचर के क्वालिटीज एंड क्वालिफ़िकेशन पे वीडियो। और इसमें आप को स्टेप वाइज जो स्टेप बताया भी गया कि इससे पहले आपका टीचर का क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, 1 to 5 में क्या पढ़ाना है, 6 to 8 में हमको क्या पढ़ाना है और आगे 9, 10th क्या पढ़ाना है, 11, 12 क्या पढ़ाना है। तो ये जब अगला टॉपिक में हम लोग चलेंगे करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे क्लियर होगा। लेकिन इससे पहले हमको मैथमेटिक्स टीचर का क्वालिटीज एंड क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूरे तरह से क्लियर होना होगा कि मैथ्स कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं, उनका मेथड हम कैसे यूज करें, टेक्निक्स कैसे यूज करें। तो ये चीज़ हो गया मैथमेटिक्स टीचर का क्वालिटीज एंड क्वालिफ़िकेशन। तो आई होप, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आपको मैथमेटिक्स टीचर के क्वालिटीज एंड क्वालिफ़िकेशन समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये हर पेपर में ये टॉपिक है, तो आपको उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फिर और भी अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करना है। अब अगला जो टॉपिक है हमको करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स, करिकुलम ऑन मैथमेटिक्स जो आपका अगला टॉपिक है। सबसे पहले हम करिकुलम को समझेंगे कि करिकुलम क्या होता है। तो सबसे पहले तो जैसे कोई करिकुलम को आप समझना चाहेंगे तो, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स करिकुलम भी है। जैसे आप करिकुलम लैटिन भाषा के शब्द से क्यूरेर से बना हुआ है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जैसे हम लोग फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो एक हमारे प्लेयर के रूप में हमको एक ग्राउंड मिला रहता है कि इससे बाहर हमको नहीं जाना है। इससे जैसे फुटबॉल में है कि इससे अगर क्या बाहर जाते हैं तो आउट या फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो उसी तरह से करिकुलम में भी एक बात यह है कि टीचर के रूप में आपको करिकुलम दे दिया जाता है, इससे आउट ऑफ करिकुलम आपको नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि 6 क्लास के हम बच्चों को 9 क्लास का चीज़ पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो चीज़ हमको नहीं करना है। तो सबसे पहले तो करिकुलम में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आप एक आपके ग्राउंड बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 6 क्लास को हम पढ़ा रहे हैं तो 6 क्लास के ही करिकुलम को बताएंगे। 7 क्लास को पढ़ा रहे हैं तो 7 क्लास के ही करिकुलम को बताएंगे। अगर कि 8 क्लास का पढ़ा रहे हैं तो वो एक करिकुलम आपके लिए बाउंडेशन या बाउंड्री का काम करता है कि आप उसके अंदर ही रहें। और यह लैटिन शब्द से बना हुआ है, यह लैटिन शब्द से बना हुआ है। और इसमें आप देखिएगा कि करिकुलम एक वाइड एरिया है और इसी के एक अंदर सिलेबस आ जाएगा, जो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या करिकुलम के अंदर सिलेबस आ जाएगा कि हाँ आपको ये करिकुलम के अंदर ये सिलेबस आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो और इस तरह से उसके बाद करिकुलम के कुछ डिफिनेशन हैं, जैसे फ्रोबेल, अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल के अनुसार
पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए। जैसे इस डिफिनेशन को आप समझेंगे कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए। करिकुलम शुड बी conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human life according to Froebel। फ्रोबेल मतलब कहने का मतलब कि जितने भी मानव जाति के समुच्चय ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र आपका करिकुलम है। जैसे अब यहाँ पे एक चीज़ और इसे समझिएगा, जैसा आपका सिलेबस करिकुलम होगा उसी तरह से आपके स्टूडेंट आगे निकलेंगे। जैसा आप उनको सिलेबस, आज पूरी एजुकेशन सिस्टम करिकुलम पे ही डिपेंड होती है। आप किसी भी तरह के एजुकेशन सिस्टम में जाइए, हायर में जाइए या फिर आप लोअर एजुकेशन में, तो पूरे तरह से एजुकेशन करिकुलम बेस्ड एजुकेशन ही होता है। तो ये फ्रोबेल के अकॉर्डिंग था। एक आपका कनिंघम के अकॉर्डिंग डिफिनेशन है कि पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपने चित्रशाला विद्यालय में अपनी सामग्री छात्रों को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार लाता है। जैसे करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू mold his material according to his ideas, aims and objective in his studio school। जैसे टीचर आपको करिकुलम मिल गया, आप 6 क्लास का करिकुलम आपके पास है, सिलेबस है। अब उस करिकुलम को आपको डिलीवर्ड कैसे करना है, कैसे बच्चों को बताना है, ये बात आपके ऊपर डिपेंड करेगा। टीचर के रूप में अब आपको करिकुलम मिल गया, पढ़ाना आपको है, आपकी जगह पे तो पढ़ाने कोई नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि हम जो करिकुलम मिला है हम आउट ऑफ करिकुलम जा रहे हैं। हमको जब भी जाना है तो करिकुलम के अंदर ही, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है। अब जैसे आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, हायर एजुकेशन में इस बात का ये आपको बाउंड्री बहुत कम मिलता है, लेकिन आपको लोअर एजुकेशन में प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में वहाँ पे आपको बाउंड्री दिया जाता है। विदाउट करिकुलम आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं करा सकते हैं। करिकुलम के बाद आपके पास सिलेबस भी होना चाहिए, करिकुलम के बाद आपके पास सिलेबस भी होना चाहिए। एक आपका डिफिनेशन है सेलर एंड अलेक्जेंडर के शब्दों में, वांछित परिणामों को लाने के लिए विद्यालय में और विद्यालय के बाहर किए जाने वाले सभी प्रयासों का योग ही पाठ्यक्रम है। द टोटल एफर्ट ऑफ द स्कूल इज टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड आउटकम्स इन स्कूल एंड आउट ऑफ द स्कूल सिचुएशन। अब यहाँ पे जैसे इसमें समझिएगा, जितने भी तरह के एक्टिविटीज़ होती है, कोई एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, स्कूल से बाहर, जैसे आपको होमवर्क दिया जाता है, आप होमवर्क करते हैं, उसके बाद होमवर्क करने के बाद आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास से बाहर आपका जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो करिकुलम के अंदर ही आती है। ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ करिकुलम है। बच्चे को अगर कि एक पीरियड खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए दिया जा रहा है तो वो उसका यूटिलाइज करे, वो करिकुलम का ही भाग है। तो ये आपका करिकुलम का डिफिनेशन हुआ। इसके बाद जब स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंसेस लर्निंग को भी ध्यान में उनका रखा जाता है। तो इस तरह से अब हमको अगला जो टॉपिक है, गणित पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व, नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। तो जैसे यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो जनरली आप देखिएगा अभी नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें भी करिकुलम की बात कही गई है, और जो आपका नीड्स वैल्यूज हैं उनको उनके उद्देश्यों को कैसे निर्धारित किया जाए और कैसे उस उद्देश्यों को या लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।
जैसे एक केजी सैदन ने गणित पाठ्यक्रम के बारे में एक डिफिनेशन दिया था कि गणित पाठ्यक्रम का एक सहायक सामग्री है जिससे के छात्रों पर अपने आप उस वातावरण को अनुकूल बनाता है जिससे वह अपनी दैनिक क्रियाएं करता है, जिसकी भावी योजना और क्रियाशीलता निहित होती है। जैसे हम मैथ्स का जब बात करते हैं तो मैथ्स आपको क्यों पढ़ाया जाता है? आप लोग जैसे दो तरह के एम्स लिखते हैं, जनरल एम्स, स्पेसिफिक एम्स। तो 10th तक ऐसे बच्चों को प्रिपेयर कराया जाता है कि वो कम से कम अपने आवश्यकताओं का वो पूरा कर सके। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स कैरिकुलम का, तो ये सब बातें आती हैं। जैसे उसके बाद शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो, हेल्पफुल इन अचीविंग एजुकेशनल एम्स। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने में कितने सहायक हैं आपके कैरिकुलम। हेल्पफुल इन अचीविंग एजुकेशनल एम्स, आप मैथ्स पढ़ाते हैं, उसमें मैथ्स के रूप में क्या क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या कैरिकुलम है, क्या सिलेबस है, कितना पढ़ाना है, तो ये सारी बातें आप शिक्षा के उद्देश्यों के प्राप्तों में सहायक होता है आपका कैरिकुलम। नंबर फर्स्ट। सेकंड, जब हम बात करते हैं शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में भी सहायक है, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोसेस। जैसे अब शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में, यहाँ पे इस टॉपिक को आप समझिएगा कि शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में कैरिकुलम कैसे सहायक है। अब अगर कि किसी भी क्लास का कैरिकुलम नहीं रहे, सब मिक्स हो जाए, तो मिक्स्ड कैरिकुलम में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, टीचर कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनको पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है। तो इसलिए बच्चों को कम कंफ्यूज करने के लिए ऐसा हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोसेस, आपका जो भी एजुकेशनल प्रोसेस है, आपका एजुकेशन सिस्टम को, जैसे इससे पहले जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम चलता था 10 + 2 + 3, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, उसके बाद हायर एजुकेशन, यूजी, पीजी, जो भी ये चलता था। नई शिक्षा नीति में भी सेम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया गया है 5 + 3 + 4 + 3 जैसे। तो वहाँ पे नई शिक्षा नीति में बात कही गई है, वहाँ पे कैरिकुलम के बारे में भी बातें कही गई है। तो ये हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोसेस। जैसे अगर कि आज के 20 साल पहले का जो कैरिकुलम हो, आज उस कैरिकुलम को अभी लागू किया जाए तो क्या आपके लिए उतर अच्छे होंगे, आपके लक्ष्य को प्राप्त कर, उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे? नहीं होंगे। तो इसलिए हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोसेस, और जैसा आपका नेशन, मतलब जैसा राष्ट्र है उस तरह से उसके वैल्यूज होते हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए हमको कैरिकुलम की आवश्यकता होती है। अब अगला जो पॉइंट है, समय एवं परिश्रम का सदुपयोग करने में सहायक होता है। जैसे हेल्पफुल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड लेबर। अब इसमें कैरिकुलम दिया हुआ है, विदाउट कैरिकुलम आप अगर क्लास में जाते हैं टीचर के रूप में, क्या पढ़ाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, उनको, स्टूडेंट को पता नहीं चल पाएगा। इसके लिए टीचर एक कैरिकुलम को रखते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और जो भी उन एक मतलब एनर्जी जो लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। फॉर एग्जांपल्स के रूप में हम लोग लेते हैं, जैसे आपको कोई कहता है कि आप मेहनत कीजिए, स्टूडेंट को आप लोग नसीहत देते हैं कि आप मेहनत कीजिए, लेकिन मेहनत किस डायरेक्शन में करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में करना है या निगेटिव डायरेक्शन में करना है। अब हमको मैथ्स बनाना है, मैथ्स बनाना है तो मैथ्स का सॉल्यूशन तक पहुंचना है या पूरे मैथ्स किताब को का सॉल्यूशन करना है। तो ये कैरिकुलम के अंदर सीखा है। हेल्पफुल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड लेबर, आपका जो भी टाइम है मैथ्स पढ़ाने का, मान लीजिए आपका एक पीरियड 45 मिनट्स का, 40 का चल रहा है, तो उसमें आप जो भी बता रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, जैसे हेल्पफुल इन फुलफिलिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स। जैसे चूँकि मनुष्य एक प्राणी है जो संयोजन क्रिया में अधिक रुचि लेता है, मतलब इंटरेस्ट उसका, वो ऐसा वर्क करना चाहता है
कि उसका जो प्रेजेंट का आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो उसके लिए स्टूडेंट को थोड़ा सिस्टमैटिक, रेगुलर, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके इमोशनल को डेवलपमेंट किया जाता है कि वो कैसे सिस्टमैटिक, रेगुलर या उनके इंटरेस्ट के आधार पे उनका इमोशनल डेवलप हो रहा है कि नहीं, और वो बच्चे के पाठ्यक्रम के निर्माण में आवश्यकता रहती है। उसी तरह से अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक के लेखन मार्गदर्शक का कार्य करता है। सर्व्स एज गाइड वाइल राइटिंग टेक्स्ट बुक। जैसे जो टेक्स्ट बुक लिखे जाते हैं वो पाठ्य पुस्तक के लेखन में प्रभावी मार्गदर्शक का कार्य करता है। लेखक उसी विषय वस्तु तथा प्रकरणों को स्थान देते हैं जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। जैसे जो आपका करिकुलम में है वही टेक्स्ट बुक में रहेगा तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। अगर कि करिकुलम में कुछ और है, टेक्स्ट बुक में कुछ और है, तो आपको पढ़ने में स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं जगेगा। और जो भी टीचर या स्टूडेंट वैसे राइटर का बुक खोजते हैं जिसमें सिलेबस या करिकुलम उनका जो दिया हुआ है वो मिल जाए, जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अधिक इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। अब जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपके पास टेक्स्ट बुक है, 7 क्लास का आप टेक्स्ट बुक रखे हैं, पता चल रहा है कि जो सिलेबस में दिया हुआ है वो आपके करिकुलम में बहुत कम मैच कर रहा है, तो वो आपके लिए फिर क्या हो जाएगा, यूजफुल बुक नहीं होगा। बुक को यूजफुल बनाने के लिए ये चीज़ किया जाता है कि टेक्स्ट बुक में सारी करिकुलम की बातें आ जाए और बच्चों को अधिक से अधिक बेनिफिट्स हो, उनका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और अधिक इफ़ेक्टिव कैसे हो, तो वो टेक्स्ट बुक के माध्यम से कराया जाता है। अब छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है नेसेसरी फॉर स्टूडेंट इवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन आप कैसे करेंगे, जब आपके पास करिकुलम होगा, बच्चे ने कितना लर्न किया, कितना उनके पास जो करिकुलम उनको बताया गया उसमें उनको क्या दिक्कत हुआ, कितना इजी करिकुलम है, कितना टफ करिकुलम है, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेज कैसे हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट डिफरेंसेज को हम अलग कैसे करेंगे, तो वो आप करिकुलम के ही माध्यम से कर सकते हैं। और वो नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन, हम स्टूडेंट के इवैल्यूएशन में करिकुलम का काफ़ी अहम योगदान होता है। विदाउट करिकुलम, विदाउट सिलेबस आप किसी बच्चे का इवैल्यूएशन एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए, एजुकेशनल अचीवमेंट जब आपको देना है बच्चों को, वो भी इंडिविजुअल एजुकेशनल अचीवमेंट, व्यक्तिगत शैक्षिक उपलब्धि जब बच्चों को देना है तो वहाँ पे उनके लिए करिकुलम होगा और उस करिकुलम के आधार पे, उस सिलेबस के आधार पे आप उनका इवैल्यूएशन करेंगे। वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, टाइप्स कुछ भी हो सकता है इवैल्यूएशन का, लेकिन आपका इवैल्यूएशन करना आवश्यक है बच्चों को। इसलिए बच्चों को करिकुलम जो दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाते हैं, उनका लर्निंग प्रोसेस कराते हैं, उसके बाद उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षण विधियों के चयन में सहायक, हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। अब जैसे करिकुलम आपके पास है, अब हम मैथ्स का कुछ करिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे 7 क्लास में आपको पढ़ाना है नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सर्च इंडिसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, ये 7-8 का हमें बता रहे हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, अलजेब्रा वगैरह, ये सब जो टॉप करिकुलम दिए हुए हैं जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, वो चीज़ पढ़ाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। जैसे अब अगर कि हम बच्चों को डेसिमल पढ़ा रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, कैलकुलेशन पढ़ा रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे हम किस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, हम किस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे इंडक्टिव, डिडक्टिव, एग्जाम्पल मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या एनालिटिक, सिंथेटिक, ह्यूरिस्टिक, ये जितने भी मेथड हैं, हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगर कि हम एक ही मेथड का यूज करेंगे तो फिर वहाँ पे बच्चों को समझ में थोड़ा सा दिक्कत। अब जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम
एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और उनको सोल्व करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम उनको एग्जाम्पल के माध्यम से प्रॉब्लम्स को अगर कि मोटिवेट कर रहे हैं कि आप एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए आप इसको सोल्व करें, वहाँ पे अगर कि इंडक्टिव मेथड का हम यूज करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वहाँ पे डिडक्टिव मेथड का यूज करेंगे तो रॉन्ग हो। ज्योमेट्री हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एनालिटिक या सिंथेटिक मेथड का यूज कर रहे हैं और वहाँ पे फिर हम ये इंडक्टिव मेथड का यूज करें तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए ऐसे मेथड का हम सिलेक्शन करते हैं जो बच्चों के लिए बेनिफिट्स हो, उनके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा कर सके। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करने का मतलब इफ़ेक्टिव बना सके, और जितना इफ़ेक्टिव होगा उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उतना बच्चों को, स्टूडेंट को बेनिफिट्स होगा। तो वो चीज़ हम हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड, हम बच्चों को लर्न कराने के लिए जो मेथड्स का प्रयोग करते हैं वो हमको करिकुलम के माध्यम से हम सिलेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मेथड हमको मन किया वो मेथड से हम बच्चों को पढ़ा दिए, ऐसा नहीं। वही मेथड हम यूज करते हैं, वही मेथड यूज करते हैं जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। अब अगर कि डायरेक्ट बच्चों को ह्यूरिस्टिक मेथड आप पढ़ाना शुरू कर दिए कि ये है ह्यूरिस्टिक मेथड, अब क्वेश्चन हम दिए, आप चाहे कुछ भी आप खुद से कीजिए, तो वहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो सकता है। इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अधिक इफ़ेक्टिव कैसे बनाने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं कि नहीं, ये मेथड्स अगर कि हम पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री हमको पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, एनालिटिक मेथड का यूज किए या सिंथेटिक मेथड का यूज किए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो ये आपका मैथमेटिक्स करिकुलम का कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक है जिसको आप देख लीजिए और इसको रिवीजन कीजिएगा। इसमें अगर की दिक्कत होगा तो आप फिर पूछ सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, जैसे टीचिंग प्रोसेस के जनरली 3 साइड्स बताए जाते हैं: टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। ये चीज़ हम पहले भी चर्चा किए हैं कि किसी भी लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग प्रोसेस का 3 जो पहलू होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं: टीचर, स्टूडेंट्स और करिकुलम। इसमें एक भी अगर कि थोड़ा सा वीक हुआ तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे इसका प्रभाव पड़ता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे प्रभाव पड़ता है। अध्यापक एवं छात्र का कार्य पाठ्यक्रम के उचित निर्धारण तथा संगठन पर आधारित होता है तथा विद्यालय के समस्त कार्यों का आधार पाठ्यक्रम ही है। पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम विषय वस्तु कंटेंट के संगठन की विविधता पर आधारित होते हैं, जो मुख्य रूप से पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से हैं। अब यहाँ पे जैसे जितने भी स्कूल या एजुकेशन के जितने भी प्रोसेस होंगे लर्निंग प्रोसेस के, वो 3 चीज़ मेन कंसेप्ट वहाँ पे रखा जाता है। नंबर फर्स्ट टीचर, सेकेंड स्टूडेंट्स और थर्ड करिकुलम या सिलेबस, आप कह सकते हैं करिकुलम सिलेबस। इसमें से अगर कि एक भी इधर उधर हुआ तो एजुकेशन प्रोसेस या लर्निंग प्रोसेस आपका ठीक नहीं हो सकता है। और चूँकि ऑर्गेनाइजेशन है और बिना करिकुलम सिलेबस के आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो सारी बातें स्कूल में जितने भी, अब जैसे टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, आपने कभी सोचा होगा मैथ्स का टीचर आ रहा है तो मैथ्स से क्यों पढ़ा रहा है, साइंस का टीचर आ रहा है तो साइंस से क्यों पढ़ा रहा है, हिंदी का टीचर आ रहा है तो हिंदी ही क्यों पढ़ा रहा है, इंग्लिश का टीचर जो आ रहा है वो इंग्लिश ही क्यों पढ़ा रहा है। क्योंकि वो उसमें उनका क्वालिटीज़ है, क्वालिफ़िकेशंस हैं और वही सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उनकी रिक्रूटमेंट हुई है और इसलिए वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब तो जैसे अभी के समय में आप देखेंगे संस्कृत वाले मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वाले मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स वाले संस्कृत इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, पढ़ाने के लिए तो आपका एक एक्सपीरियंस या अनुभव होने के बाद आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो सब्जेक्ट नॉलेज होता है वो बच्चों तक आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपका सब्जेक्ट नॉलेज होना और जिस सब्जेक्ट में आप पढ़े हैं, जिस सब्जेक्ट को आप जिसमें आपकी ग्रेजुएट हुई है या पोस्ट ग्रेजुएट हुई है, उसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए
आप बने हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो ऐसा है ना, चलो क्या पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, हिंदी वाला आया मैथ्स पढ़ा के चल गया, इंग्लिश वाला आया साइंस पढ़ा के चल गया, संस्कृत वाला आया फिजिक्स पढ़ा के चल गया। तो ये तो देखिए प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा होता है कि प्रेशर में आपको करना है, आप कर सकते हैं, कहीं कोई उसमें नहीं है। लेकिन आप स्टूडेंट को जो रियल सब्जेक्ट नॉलेज होगा वो बच्चों को आप नहीं दे पाएंगे। आप जिस सब्जेक्ट के लिए बने हुए हैं वही सब्जेक्ट आप पढ़ाने का कोशिश कीजिए। अब जैसे बहुत तरह के आता है, सर हम मैथ्स अच्छा पढ़ा लेंगे, ठीक है, अब मैथ्स पढ़ा लेंगे अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जब कंसेप्ट या डेप्थ में जाते हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो चलिए इसमें अब आगे हम बात करते हैं जो पाठ्यक्रम से जो टाइप्स हैं उनके बारे में। जैसे 2-4 तरह के हम यहाँ पाठ्यक्रम का बात करेंगे। एक तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, कोर करिकुलम और एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे विषय प्रधान पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, इसमें सबसे बड़ा बात होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में कि जो भी आप बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, जो भी उनकी समझ या अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, इसमें प्रत्येक विषय को अलग अलग स्थान दिया जाता था, उनके शिक्षण के लिए अलग अलग समय दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों का भी विशेष महत्व दिया जाता है, इसीलिए इसको सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम कहा जाता है। और सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में जो टीचिंग फार्मूला चलता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। इसमें जो फार्मूला आपका चलता है सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टीचिंग फार्मूला का एडॉप्ट किया जाता है। यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक से सिद्धांत की पूर्ति नहीं कर पाता। इसमें देखिए अभी वही हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उसी सब्जेक्ट में आपका जो क्वालिटीज़ है या क्वालिफ़िकेशन है आप उसी सब्जेक्ट के पात्र हैं। और उसके लिए समय भी निर्धारित स्कूल में किए जाते हैं कि हाँ ये समय, अब जैसे मैथ्स पढ़ाना है तो फर्स्ट पीरियड में लंच से पहले मैथ्स को रखा जाए, साइंस को लंच से पहले रखा जाए। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चे उस समय ज़्यादा नॉलेज को गेन करते हैं और वो थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, जिसके चलते उनको दिक्कत नहीं होता। और इसका जो फार्मूला है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अब ऐसा नहीं कि आपको जो मन करे वो सब्जेक्ट आप पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं। खासकर प्राइमरी, अपर प्राइमरी में, लोअर एजुकेशन में, या फिर आप देखेंगे सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी तक, आप जिस सब्जेक्ट के बने हुए हैं आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं और पढ़ाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो भी बोला जा रहा है आप पढ़ा रहे हैं तो मतलब अब प्रेशर में आदमी पढ़ा रहा है, ठीक है पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ होना चाहिए। चलिए अब अगला जो टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। इसमें चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में बच्चे को सेंटर मान के करिकुलम तैयार किए जाते हैं। इनमें साइकोलॉजिकल थ्योरी, नियम को सबका पालन किया जाता है। इसमें बच्चों का इंटरेस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनकी मेंटल मेमोरी, इन्वायरमेंट, वो सबको देख के ही छात्र के बाल केंद्रित पाठ्यक्रम या चाइल्ड सेंटर्ड पाठ्यक्रम उसमें कहते हैं। और इसमें इंटरेस्ट, उनका इमोशनल डेवलपमेंट, सारे उनके नॉलेज को ही ध्यान में रख के, जिससे वो सरल सिंपल तरीके से अपना एजुकेशनल अचीवमेंट बढ़ा लें। मतलब कहने का मतलब कि जो बच्चा चाह रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो बच्चा चाह रहा है टीचर की बातों उसके ऊपर थोपा नहीं जाए, पेरेंट्स की बातों को उसके ऊपर थोपा ना जाए। बच्चा जो चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर कि उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन दिया जा रहा है तो वो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम उसको हम कहते हैं। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है कोर पाठ्यक्रम। इसमें वैसे पाठ्यक्रम का महत्व दिया जाता है जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व अधिक दिए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथा उपयोगी अनुभव तथा सभी बच्चों को ज्ञान देना, सामाजिक मूल्य और समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से बालकों का समायोजन सांस्कृतिक, सामाजिक,
विकास होता है, जिससे पाठ्यक्रम में विषय वस्तु बहुत कम होती है, क्योंकि बालक बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव को इसमें कोई महत्व नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब कि जो भी सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उससे और करिकुलम को किया जाता है। और आपका अगला जो टॉपिक है एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। यह पाठ्यक्रम मूल रूप से बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है और इसमें भी बालकों की विभिन्न आवश्यकता, रुचि और उनकी भावनाओं को आधार बनाया जाता है, परंतु इसमें बालक पूर्ण तथा अच्छे अनुभवों को महत्व दिया जाता है। और उन्हें क्रिया केंद्रित एक्टिविटी सेंटर्ड या क्राफ्ट सेंटर्ड पाठ्यक्रम भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से जनरली आपने देखा कि 4 तरह के कंटेंट आपको मिलते हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, उसके बाद कोर करिकुलम और एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। तो ये आपका करिकुलम का प्रकार हो गया, विभिन्न प्रकार का, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे पाठ्यक्रम के बारे में। तो आज हमने 2 यूनिट के बारे में इस वीडियो में चर्चा किया है। एक तो मैथमेटिक्स टीचर और दूसरा करिकुलम मैथमेटिक्स टीचर में क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। उसके बाद जो भी डिफ़िकल्टी टीचर फेस्ट करते हैं वो भी आपको बताया गया है, और कि कैसे डिफ़िकल्टीज आपके पास आते हैं टीचर के रूप में, उसको कैसे आप सोल्व करेंगे। उसके बाद जो चर्चा किया गया है इस वीडियो में आपका करिकुलम के बारे में, करिकुलम का मीनिंग, कंसेप्ट, उसके बाद 3-4 डेफिनेशन आपको बताए गए हैं। डेफिनेशन के बाद आपका क्या मैथमेटिक्स करिकुलम का क्या इम्पोर्टेंस है वो चीज़ बताया गया। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम इस वीडियो में आपको बताया गया। और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को देखें। और अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज या आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।